Good morning to all of you and welcome to all of you in OCIS PCS क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? होप सो सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई भी काफ़ी बेहतर चल रही होगी। तो आज के हमारे इस सेशन को देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट इश्यूज़ हैं, न्यूज़ हैं, मुद्दे हैं, समाचार हैं। इसके अलावा हम लोग करंट फैक्ट्स देखेंगे एंड एट द एंड हम लोग MCQs पर आएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं क्लास की ओर, देखते हैं आज की क्लास का फर्स्ट इंपॉर्टेंट इश्यूज़ क्या है, न्यूज़ क्या है। अरुणाचल प्रदेश के 3 उत्पादों को दिया गया है GI टैग, और वो उत्पाद कौन कौन से हैं? तो फर्स्ट है याक चुरपी, खामती चावल और आपका तांगसाई टेक्सटाइल है। इन तीनों को GI टैग दिया गया है। आखिर याक चुरपी होता क्या है? याक से आप लोग सभी कोई परिचित हैं, स्कूल के टाइम में भी वाई फॉर याक आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो याक चुरपी जो है, इसका संबंध किससे है? यह एक प्रकार का आप बोल सकते हैं कि याक के दूध से बनाई जाने वाली एक विशेष उत्पाद है याक चुरपी, जो कि कभी कभी वहाँ के जो आदिवासी समुदाय हैं वो सब्जियों के बिहाफ में, यानी सब्जियों की जगह इस पनीर का प्रयोग करते हैं, यानी दूध से बनाई गई इस पनीर को प्रयोग में लाते हैं। सबसे पहले आप देखते हैं कि यहाँ के यह एक प्राकृतिक रूप से किण्वित दूध उत्पाद है। दूध है ये, ओके, ये बाय मिस्टेक दूध उत्पाद है जो विशेष याक नस्लों के दूध से प्राप्त होता है। और ये क्या होता है? प्रोटीन का एक बहुत उत्कृष्ट सोर्स इसको माना गया है, क्योंकि अगर आप समझ ही सकते हैं पनीर तो ऐसे ही प्रोटीन युक्त होता है। और सब्जी की जगह कभी कभी क्या होता है, आदिवासी समुदाय जो जनजाति होती है उनमें थोड़ा मतलब जो आर्थिक रूप से क्या होगा, अगर अभाव होता है तो ये लोग क्या करते हैं, सब्जी के बिहाफ में इस पनीर का प्रयोग करते हैं। और इसको किन जिलों में ये नस्ल जो है पाई जाती है? तो यह है आपका पश्चिमी कामेंग और तवांग जिलों में पाई जाने वाली यह एक नस्ल है। अब बात आती है कि खाओ ताई जो चावल है, खामती चावल जिसको बोला गया है, तो यह खामती चावल क्या है? तो ये एक चिपचिपी चावल की किस्म है। चिपचिपी जो कि आपके खाओ ताई नामसाई क्षेत्र के किस क्षेत्र में है? खाओ ताई नामसाई क्षेत्र की चबाने वाली चिपचिपी चावल किस्म है। इसकी खेती जो है पारंपरिक किस आदिवासी का है? तो खम्पटी आदिवासी किसानों के द्वारा की जाती है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि किन प्रकार के आदिवासी? तो खम्पटी आदिवासियों के द्वारा की जाती है। इसके अलावा तांगसा टेक्सटाइल, इसका उत्पादन जो है तांगसा जनजाति के द्वारा किया जाता है। तांगसा जनजाति, तो ये 3 उत्पाद है जिनको GI टैग दिया गया है। इसके साथ ध्यान रखिएगा, जम्मू कश्मीर की पश्मीना को भी अभी रिसेंटली GI टैग दिया गया है। और जम्मू कश्मीर के भी 3 उत्पाद हो चुके हैं। दो पहले दिया गया था, एक है बसोली पेंटिंग और दूसरा है आपका चिकरी की लकड़ी। ओके, ये कुछ उत्पाद हैं। इसी प्रकार से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है बिहार के लिए कि बिहार में टोटल कितने कृषि उत्पादों को GI टैग दिया गया है। तो बिहार में टोटल 6 कृषि उत्पाद को GI टैग दिया गया है, जिसे रिसेंटली दिया गया है मरचा चावल या धान बोल सकते हैं, जो कि पश्चिमी चंपारण का है। तो कुछ ऐसे उत्पाद है जो ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर पूछा जाए कि फर्स्ट टाइम किस उत्पाद को GI टैग दिया गया था, तो वह था आपका दार्जिलिंग की चाय को पहली बार GI टैग दिया गया था। नाउ कम टू द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन। इसरो गगनयान के लिए मानव रहित उड़ान परीक्षण शुरू करेगा। गगनयान के लिए किस परीक्षण का है? तो मानव रहित, इस वर्ड पे ध्यान रखिएगा कि मानव रहित यह उड़ान परीक्षण कर रहा है, जिसका नाम क्या है? गगनयान। और किसके द्वारा हो रहा है? इसरो के द्वारा। इसरो के चेयरमैन कौन है? आज का सवाल है कि इसरो के चेयरमैन कौन है। ओके, चलिए अब हम लोग थोड़ा देख लेते हैं, गगनयान के बारे में पढ़ लेते हैं। एक्चुअली ये उड़ान करेगा तो इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा जो है न्यूज़ आते रहेगा, लेकिन हम लोग को अब स्टार्टिंग से देख लेते हैं कि क्या क्या फीचर्स इसमें हैं। तो इसने क्या किया है? फ्लाइट टेस्ट। किस टेस्ट से कर रहा है? तो फ्लाइट टेस्ट व्हीकल जो है, जिसका नाम है अबॉर्ट मिशन, यानी TVD-1। ओके, अबॉर्ट मिशन फ्लाइट टेस्ट व्हीकल TVD-1 की तैयारी शुरू कर दी है। इसरो क्या कर रहा है कि क्रू एस्केप जो है सिस्टम, इसकी प्रभावशीलता का भी परीक्षण करेगा, जो गगनयान मिशन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होगा। इसके अलावा टेस्ट व्हीकल एक क्या है? एकल चरण तरल रॉकेट है, लिक्विड रॉकेट है, जो इसे ऑर्बिट मिशन के लिए विकसित किया गया है। और क्रू मॉडल जो है, यह क्रू मॉडल जो आप देख रहे हैं, और क्रू एस्केप सिस्टम पेलोड होंगे। ये क्या है? क्रू एस्केप सिस्टम जो है, यह क्रू है, दोनों में क्रू है, ये मात्रा उसमें मिस्टेक हो गई है। क्रू मॉड्यूल और क्रू जो आपका एस्केप सिस्टम, ये क्या है? पेलोड होंगे। मानव रहित परीक्षण प्रक्षेपण जो किया जाएगा, कहाँ से किया जाएगा? श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से, है ना।
इसके अलावा क्रू मॉड्यूल गगनयान मिशन के दौरान अंतरिक्ष यात्रियों को कहाँ ले जाएगा, बाहरी अंतरिक्ष में ले जाएगा। इसके बाद एक अबॉर्ट अनुक्रम स्वायत्त रूप से निष्पादित किया जाएगा और पैराशूट तैनात होंगे और मॉड्यूल क्या है, समुद्र में गिर जाएगा। क्रू मॉड्यूल को बंगाल की खाड़ी में गिरने के बाद रिकवर किया जाएगा। एक्चुअली क्या है, बस अभी इतना ध्यान रखना है कि कुछ कुछ इसके पार्ट्स है, जैसे इसकी क्लास, जैसे गगनयान जैसे ही मिशन लॉन्च हो जाता है तो पूरे डिटेल में क्लास लूंगी। जिस प्रकार से मैंने आप लोगों का चंद्रयान का लिया है, आदित्य L1 मिशन का लिया, तो इसका भी लिया जाएगा। अभी बस इतना ये ध्यान रखना है, इसके कीवर्ड्स जैसे हो गया अबॉर्ट मिशन हो गया। इसके अलावा आप ये क्रू एस्केप सिस्टम को ध्यान रख सकते हैं कि वो क्या है, या फिर अबॉर्ट मिशन क्या है, क्रू मॉडल क्या है। ये 2-3 पॉइंट बस इसमें ध्यान रखना है। और जो करंट के हिसाब से देखेंगे तो ये क्या है, एक मानव रहित यान है। गगनयान क्या है, मानव रहित, जिसको कि इसरो के श्रीहरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट है, इजराइल ने हमास के खिलाफ औपचारिक रूप से युद्ध की घोषणा कर दी है। अभी रिसेंटली यानी शनिवार के न्यूज़ था कि क्या हुआ था कि हमास जो फिलिस्तीनी इस्लामिक जो संगठन है वहाँ पर, है ना, आतंकवादी संगठन, उसने क्या किया है कि इजराइल में घुसा है और वहाँ के जो करीब 5000 उसने बोल सकते हैं कि जो उसने रॉकेट को दागे हैं 5000 करीब करीब। तो इससे आप समझ ही सकते हैं कि कितना नुकसान हुआ होगा। तो अब इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं, कौन है, बेंजामिन नेतन्याहू, इन्होंने क्या कहा कि तुम जो हमारे यहाँ पे आकर के जो हमला किए हो, इसका तुम्हें बहुत ज़्यादा क्या मिलेगा, बहुत ही एक घातक परिणाम तुम्हें झेलना पड़ेगा, तुम्हें इसका दंड तो दिया ही जाएगा। उन्होंने कहा कि हाँ, उनका जो स्टेटमेंट रहा कि हमें क्या है, हम युद्ध की स्थिति में है, यानी आप बोल सकते हैं कि सिचुएशन ऑफ वार में हम खड़े हैं, क्योंकि इनके द्वारा एक ऑपरेशन भी चलाया गया है, ऑपरेशन भी चलाया गया है इजराइल के द्वारा। तो उन्होंने कहा कि हम कोई ऑपरेशन नहीं कर रहे हैं, हम वार कर रहे हैं। लिटरली अगर देखा जाए तो वार की सिचुएशन है। अब बात आती है तो हमास की तरफ से इन लोगों ने अपना जो एक बचाव करते हैं ना कि क्यों आपने ऐसा किया, तो इनका कहना है कि हमारा एक मस्जिद है अलग सा, जो कि पूरी दुनिया में वो तीसरा धार्मिक स्थल है, इस्लामी जगत का तीसरा धार्मिक स्थल है, और वो है कहाँ, इजराइल में है। तो इजराइल के जो निवासी हैं उस मस्जिद पे हमला कर दिए, जिसके बिहाफ में हमास की तरफ से ये हमला किया गया है। अब इजराइल वाली जो है, इजराइल में कौन सी सेना काम कर रही है, तो इजराइल डिफेंस फोर्स यानी इजराइल रक्षा बल जो है वहाँ पर इसका जवाब दे रही है। बात आती है इजरायली सेना फिलिस्तीनी आतंकवादी समूह कौन है, हमास पे संघर्ष। यहाँ पे ये इमेज दिया गया है, इसको थोड़ा सा आप लोग देख लें। ये इमेज इजराइल की ये इमेज है, ओके, ये रहा इजराइल। अब यहाँ पे ये रहा गाजा पट्टी, ये जस्ट ए मिनट, ये रहा ये गाजा पट्टी, ओके, ये गाजा पट्टी आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। तो और यहाँ गाजा पट्टी हो गया, इजराइल यहाँ है, और ये जो इससे सीमा से, यानी इसकी सीमा से कौन कौन सा लगा हुआ है, लेबनान भी लगा हुआ है, गाजा पट्टी, इसको यहाँ पर कौन है, हमास वाले जो फिलिस्तीनी आतंकवादी संगठन यहीं से हैं जो यहाँ पर आक्रमण कर रहे हैं। तो ये जो इसका एक क्राइटेरिया बना हुआ है, जिसके कारण क्या है, युद्ध की स्थिति जो है वहाँ पर फिलिस्तीनी वाले बराबर वहाँ पर हमला करते रहते हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि जिस इजराइल से बड़े बड़े आतंकी जो संगठन है वो यहाँ पे घुसने की हिम्मत नहीं करते हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल लिया जाए तो हम लोगों ने IS का नाम सुना था, है ना, इस्लामिक स्टेट जो था उसका नाम सुना है। और ये कहाँ के आतंकवादी संगठन, तो ये इराक और सीरिया में लगातार इसका जो है आप देखेंगे कि ये आतंकवादी संगठन वहीं का, और हमला इसका चलता रहता है। लेकिन इसने इजराइल में घुसने का कभी हिम्मत नहीं किया, क्योंकि इजराइल के बारे से पता है कि अगर हम वहाँ जाएंगे तो हमारी स्थिति क्या होगी। तो उसके बावजूद अब यहाँ पे यानी और इनका क्या था, जो बोला जाए कि ऐसा भी बोला जा रहा है कि इनकी जो एक कहते हैं ना कि इनका जो अपना एक खुफिया एजेंसी थी वो उसे पता भी नहीं चल पाया, ऐसा हो गया। ये सारी बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, तो युद्ध चल ही रहा है। तो इसके ऊपर एक क्लास लूँगी मैं, इजराइल और आपका फिलिस्तीन वाले मुद्दे के ऊपर, ओके। ये क्लास काफ़ी लंबी जाएगी, तो खैर करंट के इशूज़ के हिसाब से आप देख लें कि मुद्दा क्या था। मैंने एक स्टोरी की तरह आपको बता दिया जिसके कारण अभी ये चल रहा है, ओके। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। भारत और सऊदी अरब के बीच क्या किया गया है, समझौता पे हस्ताक्षर किया गया है भारत और सऊदी अरब के बीच में। और किन किन चीज़ों को लेकर के हस्ताक्षर किया गया है, तो वह है आपका इलेक्ट्रिकल इंटरकनेक्शन। कौन कौन सा है इलेक्ट्रिकल इंटरकनेक्शन, ग्रीन और क्लीन हाइड्रोजन और सप्लाई चेन के क्षेत्र में ये समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है। एक्चुअली रियाद, सऊदी अरब की अगर मुद्रा की बात करें तो रियाद है। तो रियाद में मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका यानी MENA
इसकी राजधानी कहाँ है? सऊदी अरब की रियाद। इसने क्या किया है? जलवायु सप्ताह के अवसर पर केंद्रीय मंत्री कौन शामिल थे? आर.के. सिंह और सऊदी अरब के मंत्री अब्दुल अजीज बिन सलमान अल सऊद के बीच में समझौता किया गया है। ध्यान रखिएगा, सऊदी अरब जो है भारत का 4th ट्रेड पार्टनर है, यानी भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश है। फर्स्ट है आपका अमेरिका, सेकंड है चीन, थर्ड है यूएई एंड फोर्थ में आपका सऊदी अरब है। तो भारत 2030 तक अपने जीडीपी की उत्सर्जन जो तीव्रता है उसको कितना करेगा? 45% तक कम करने का, और 2070 तक शुद्ध शून्य के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण ये कदम उठा रहा है। आखिर ऐसे क्यों कर रहा है वो? जलवायु सप्ताह के अवसर पर जो सारी चीज़ें की गई हैं, और ये है कि ग्रीन और क्लीन हाइड्रोजन चाहिए, तो ये है कि अपने जीडीपी के जो उसकी इंटेंसिटी है उसको 45% तक कम करेगा, और भारत का लक्ष्य भी है कि 2070 तक यानी 2070 तक क्या करना है? नेट जीरो कार्बन का जो उत्सर्जन है उसको नेट जीरो करना है। भारत ने अस्थायी जैव ईंधन में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाने के लिए भी किसके साथ? तो मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका के कई देशों के साथ इसने जैव ईंधन गठबंधन में भी शामिल होने का इसने क्या किया है? आह्वान किया है। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि जब G20 की बैठक हुई थी तो उस समय भी ये जैव ईंधन वाला मुद्दा को उठाया गया था, और कहा गया था कि कुछ कंट्रीज़ है, जैसे अभी वर्तमान में ब्रिटेन हो गया, अमेरिका हो गया, ये सब तो जो अन्य देशों के साथ मिल करके क्या करना चाह रहे हैं? ईंधन गठबंधन को में शामिल होकर के अपने कार्यों को प्रारूप देना चाह रहे हैं। ये G20 में भी ये मुद्दा उठा था। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, देखते हैं क्या है। एशियाई खेलों की पदक तालिका में भारत को कितने? 107 इसने क्या किया है? इसको पदकों के साथ ये चौथे स्थान पर रहा। ये जो पदक तालिका होती है ना, इसमें 107 यानी इसमें देखा जाता है किस आधार पर रैंकिंग दी जाती है, तो गोल्ड कितने मिले हैं उस आधार पर दिया जाता है कि इसमें गोल्ड कितना है। तो अगर भारत की बात की जाए तो इसमें कितने गोल्ड हैं? इसमें 28 गोल्ड है, 38 सिल्वर है, और आपके 41 इसमें ब्रॉन्ज है, यानी टोटल कितना हो गया? 107 पदक हो गए। तो भारत चौथे स्थान पे है। तो फर्स्ट पे कौन है? चीन है, जिसके पास कितना है? 374 टोटल पदक है, जिसके अंतर्गत गोल्ड, ये सभी आपके पास ये आंकड़े दिए गए हैं, चीन का, जापान, दक्षिण कोरिया, एंड फोर्थ पे आपका कौन सा है? भारत है। फिफ्थ पे उज्बेकिस्तान है। तो फोर्थ तक ध्यान रखेंगे, इट्स इनफ। इसके अलावा यह केवल दूसरी बार है जब भारत ने 3 प्रमुख खेल, कौन कौन से हैं वो? ओलंपिक, ओके, ध्यान रखना है, ओलंपिक, राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेलों में से किसी में 100 से अधिक पदक जीते हैं। ऐसा क्या हुआ है? दूसरी बार हुआ है कि इन तीनों में से, यानी ओलंपिक हो गया, या आपका कॉमनवेल्थ गेम हो गया, या आपका एशियन गेम्स हो गया। अगर मैं आपसे लोगों को पूछूं कि कौन सा एशियन गेम्स था, तो ध्यान रखिएगा ये आपका 19th एशियन गेम था। अगर क्रम पूछा जाए तो 19वां एशियन गेम था, जो कि चीन के हांगझाओ में खेला गया है, आयोजित किया गया था। इसके अलावा इससे पूर्व में कब हुआ था? 2018 में जकार्ता में आयोजित किया गया था, जिसमें भारत को 70 पदक मिले थे। 70 पदक था भारत का, जिसमें केवल 16 जो है आपका 16 गोल्ड था। नाउ इससे पहले हाँ यहाँ पे मेंशन किया गया है। नाउ कम टू द नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन। अफगानिस्तान में भूकंप से कितने मरने वालों की संख्या 2400 के पार हो गई। तो क्वेश्चन कभी पूछ सकता है कि हाल ही में या सितंबर या अक्टूबर मंथ में कहाँ पे भूकंप आई है, तो ये आपका अफगानिस्तान में आया था, और इसकी इंटेंसिटी कितनी थी? 6.3 थी इसकी इंटेंसिटी। अगर भूकंप को एक जनरल साइंस के क्वेश्चंस को ध्यान रखिएगा कि भूकंप की इंटेंसिटी को मापने के लिए रिएक्टर स्केल का यूज़ किया जाता है, और रिएक्टर जो स्केल है उसका आविष्कार 1935 में हुआ था। किसके द्वारा किया गया था? तो चार्ल्स रिएक्टर के द्वारा इसका आविष्कार किया गया था। इसके अलावा जो सबसे बड़ा भूकंप अब तक जो आया है वो है बिहार में आया था 1934 में। बीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रही हूँ। 1934 में सबसे बड़ा भूकंप आया था, और 34 में भूकंप आया, 35 में रिएक्टर स्केल का आविष्कार किया गया था चार्ल्स रिएक्टर के द्वारा। नाउ इससे पहले एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, मोरक्को में भी 10 सितंबर या 7 सितंबर को मोरक्को में भी भूकंप आई थी, तो वहाँ पे भी मरने वालों की संख्या मोर देन 2000 थी। इसके अलावा वहाँ की इंटेंसिटी 6.8 थी। ये दोनों पॉइंट को एक जगह लिख लीजिएगा, मोरक्को सितंबर में आया था और अभी अक्टूबर में आया है। नेक्स्ट है, जीएसटी परिषद ने गुड़ पर जीएसटी कितना लगाया है? 28% से घटाकर 5% करने का निर्णय लिया है गुड़ के ऊपर। अभी रिसेंटली किया गया था, जो आपका कैसीनो हो गया, या हॉर्स रेसिंग हो गई, या आपका जो बोल सकते हैं गेम्स वगैरह खेलते हैं, तो इन सबों पर कितना कर दिया गया? तो 28% किया गया है। अगर कंफ्यूज नहीं करना है, किन किन चीज़ों पे?
तो आपकी जो गेम्स होते हैं या आपका हो गया कैसीनो हो गया, हॉर्स राइडिंग हो गया, इन सब चीज़ों पर 28% जीएसटी किया गया है। लेकिन जो गुड़ होता है उसके ऊपर जीएसटी रेट को घटा दिया गया है, 28% से 5% कर दिया गया है। और ये निर्णय कब लिया गया है? तो 52nd जो आपकी जीएसटी काउंसिल की जो बैठक हुई थी, इसमें पार्टिसिपेट कौन करती है? जो हमारी वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण के द्वारा किया जाएगा, तब यह निर्णय लिया गया है। नाउ कम टू द नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन। अयोध्या जो होगा, अयोध्या यूपी का क्या होगा? यह पहला सौर शहर होगा, यूपी का पहला होगा। क्योंकि अगर बात की जाए भारत का पहला सौर शहर कौन सा आएगा, तो आपका एमपी का रायसेन डिस्ट्रिक्ट होगा, जो कि सांची, एमपी का रायसेन डिस्ट्रिक्ट जैसे कि पहला सौर शहर घोषित किया गया है। और यूपी में अगर बात की जाए तो यूपी का अयोध्या है पहला सौर शहर। अयोध्या किस लिए अभी चर्चा में रहा है? चर्चा में है और ये लगातार अब रहेगा। अयोध्या में क्या है? तो राम मंदिर जो बन रही है अयोध्या में ही बनाया जा रहा है। तो उसके अब देखिए यहाँ पे यूपी नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग के द्वारा अयोध्या को सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो राम मंदिर खुलने से पहले ये काम पूरा होने की उम्मीद है। अयोध्या में चूंकि नदी कौन सी है? तो सरयू नदी या घाघरा नदी बोल सकते, ऐसे आप सरयू नदी ही बोलें क्योंकि यूपी में उसे उस नाम से ही जाना जाता है, कि किनारे एक सोलर पार्क भी जो है पार्क भी विकसित किया जाएगा सरयू नदी के किनारे। उससे फायदा क्या होगा कि जो भी नावें होंगी या स्ट्रीट लाइट्स होंगी या सार्वजनिक परिवहन में सौर ऊर्जा स्रोत को अपनाना है वो आसान हो जाएगा। इसके अलावा मोबाइल चार्जिंग पॉइंट जैसी जो सौर ऊर्जा से चलने वाली सुविधाओं का भी प्रावधान कहाँ किया जाएगा? अयोध्या के सौर शहर बनाने की योजना का हिस्सा है। एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन ग्रीन के द्वारा सरयू तट पर 40 मेगावाट का सौर पावर प्लांट भी स्थापित किया जाएगा। सवाल अगर पूछा जाए कि किसके द्वारा किया जा रहा है, तो एनटीपीसी ग्रीन के द्वारा सरयू तट पर कितने मेगावाट का? 40 मेगावाट का सौर ऊर्जा का जो प्लांट है स्थापित किया जाएगा। और यूपी सरकार की ऐसा एक प्लानिंग चल रही है कि 16 जो नगर निगम है यानी म्यूनिसिपालिटी जो है 16 और नोएडा को भी सोलर सिटी के तौर पर विकसित करने की योजना बन रही है। अभी बनी नहीं है, बस इसको ध्यान में रखना है। इसके अलावा एमपी का जो रायसेन डिस्ट्रिक्ट है, रायसेन सांची, कहां पर है ये? सांची, हाल ही में भारत का पहला सौर शहर बन गया है, सौर शहर। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन। राजस्थान में 3 नए जिलों के गठन की घोषणा की गई है राजस्थान में। और राजस्थान के सीएम कौन है? आपके सामने तो इमेज है ही। अब 3 नए जिले कौन कौन से हैं? तो वो हो गए मालपुरा। 3 नए जिले कौन कौन से हो गए? मालपुरा, सुजानगढ़ और कुचमन सिटी, ये इसकी घोषणा की है। और राजस्थान के कौन है सीएम? अशोक गहलोत। अब टोटल कितने जिले हो गए? 53। एक्चुअली क्या हुआ था सबसे पहले, अभी सब रिसेंटली जो न्यूज़ में लगातार चला राजस्थान को लेकर के कि यहाँ पर 33 जिले ऑलरेडी पहले से थे। अभी अगस्त में 17 जिले और बढ़ा दिए गए, तो कितना हो गया? 50 हो गया। अब 50 में 3 जिले जो हैं और इसमें बढ़ा दिए गए, इसकी गठन की गई है, तो टोटल अब 53 हो गया है। 33 पहले से था, 17 जोड़ा गया अगस्त में, और फिर अभी 3 को जोड़ा गया है। और फिर से ऐसी मांग की जा रही थी कि जयपुर और जोधपुर को फिर से उसकी मांग उठाई गई थी, लेकिन उसमें कुछ चेंजिंग नहीं किया गया है। यह 3 सीटें के गठन की घोषणा की गई है। और मालपुरा को किससे अलग किया गया है? तो जो मौजूदा आपका टोंक जिले से अलग किया जाएगा, सुजानगढ़ को चुरू से और कुचामन को नागौर से अलग किया जाएगा। उच्च स्तरीय समिति, और इसकी मांग की जो की गई थी, उच्च स्तरीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? सेवक राम लोभाया ने की थी, तो उनकी डिमांड हो गई। तो ये ध्यान रखिएगा, सेवक राम लोभाया ये कौन है? एक सिविल अधिकारी हैं। अगस्त 2023 में राज्य सरकार ने 17 नए जिले की घोषणा की थी। 7 अक्टूबर को देहरादून में क्या किया गया है? अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया गया है। और ये क्रम में कौन सा था? तो 49 था, 49 था। एक्चुअली ये जो अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस है, इसका आयोजन क्यों किया गया है? आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, देखते हैं कि जो अपराधों की संख्या है क्या है, वो लगातार बढ़ती जा रही है। तो इन लोगों का एक रहता है कि चलो कांग्रेस का जो हम लोग एक जगह मिलते हैं, और इसमें मिलते कौन है? तो सभी स्टेट के आईजी होंगे और डीजीपी होंगे। तो ये लोग सभी एक जगह मिलते हैं और इस पे एक विचार विमर्श किया जाता है। जैसे इस बार का मुख्य बिंदु रहा साइबर अटैक, साइबर क्राइम को लेकर के, या ड्रोन को लेकर के, या जो आपकी नशीली दवाई होती उसकी तस्करी को लेकर के, कि इन सभी चीज़ों पे कैसे कंट्रोल किया जाए। ओके, ये इनका मुख्य बिंदु रहा। तो 49th वाला कहाँ किया गया था? देहरादून वन अनुसंधान केंद्र में किया गया। 49th बात की जाए अगर 48 की, तो 48th वाला कहाँ हुआ था? 48th वाला कहाँ हुआ? ये आपका भोपाल में हुआ था, एमपी, भोपाल एमपी। ओके, अगर बात की जाए 47th वाला,
तो ये कहाँ हुआ था, ये आपका लखनऊ, लखनऊ यूपी में किया गया था। तो ये कुछ पॉइंट्स को ध्यान रखिएगा। अभी कौन सा हुआ है, 49th हुआ है। कहाँ हुआ है यह, तो देहरादून के वन अनुसंधान संस्थान में किया गया है। इसका आयोजन पुलिसिंग इन अमृतकाल की थीम पर किया गया। थीम क्या थी, पुलिसिंग इन अमृतकाल। केंद्रीय गृह मंत्री इसमें मुख्य अतिथि कौन थे, तो अमित शाह जी इसके कौन थे, मुख्य अतिथि रहे हैं, अमित शाह शामिल हुए हैं। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है, पुष्कर सिंह धामी, तो नेचुरली है कि इसमें शामिल होंगे ही। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कुछ रिवीजन पॉइंट्स से क्या क्या आज का इंपॉर्टेंट है। हम लोग पहले देख चुके हैं, अरुणाचल प्रदेश के 3 उत्पादों को जीआई टैग दिया गया है। इसरो गगनयान के लिए मानव रहित उड़ान परीक्षण जो है शुरू करेगा। इजराइल ने हमास के खिलाफ औपचारिक रूप से युद्ध की घोषणा की है। भारत और सऊदी अरब के बीच एक समझौता हस्ताक्षर किया गया। एशियाई खेलों की पदक तालिका में भारत जो है 107 पदकों के साथ चौथे स्थान पर है। अफगानिस्तान में भूकंप से मरने वालों की संख्या कितनी हो गई है, 2400 के पार। जीएसटी परिषद ने गुड़ पर जीएसटी कितना किया, 28 से घटा करके 5%। चलिए, राजस्थान में 3 नए जिलों के गठन की घोषणा। एक्चुअली क्या हुई है, रिवीजन में मैं देती हूँ बैक रिवीजन, बैक जो मैंने क्लास लिया है उसके कुछ पॉइंट्स को रिवीजन करवाती हूँ जो इंपॉर्टेंट होता है ना। लेकिन बाय मिस्टेक जो पीपीटी बनाते हैं उन्होंने क्या किया है, सेम डे का दे दिया है। ये एक मिस्टेक कल की क्लास में भी थी, मैंने उनसे कहा भी था, फिर पता नहीं कैसे ये उन्होंने दोबारा फिर ऐसे ही कर दिया है। मैं आज बात करूंगी, कल से आप लोगों को ये होप से दिक्कतें नहीं आएंगी, ओके, क्योंकि रिवीजन में प्रीवियस जो क्लास लेती हूँ उसके पॉइंट्स को करवाती हूँ। नाउ हाल ही में GICRE का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है, रामास्वामी एन को। किस देश ने परमाणु ऊर्जा महाशक्तिशाली मिसाइल 7 बनाई है, किसने बनाया है, रूस ने बनाया है। और बांग्लादेश जो है रूस से अभी परमाणु ऊर्जा के लिए क्या ले रहा है, यूरेनियम जो है ले रहा है। जियो मार्ट के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, महेंद्र सिंह धोनी। 2023 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया है, जॉन फॉस्को। कहाँ के हैं ये, नॉर्वे के हैं। किस देश में दुनिया की सबसे लंबी बायलन सुरंग, सेला सुरंग पूरी होने के करीब है, तो यह अरुणाचल प्रदेश है। प्रधानमंत्री मोदी ने देश के पहले हाईटेक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया है, MP। केंद्र सरकार ने किस बैंक के चेयरमैन के कार्यकाल का क्या किया है, जो 1 वर्ष बढ़ा दिया है, SBI का। नोकिया ने कहाँ अपनी अत्याधुनिक 6G प्रयोगशाला की स्थापना की है, बेंगलुरु। किसने लगातार तीसरी बार जो है AIBD का अध्यक्ष चुना गया है, तो भारत को चुना गया। भारत इससे पहले 2018 से 21 तक था, फिर 21 से 23 तक रहा है। अब हाल में किस नदी विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है, तो यह हो जाएगा आपका 5 अक्टूबर। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है, किस राज्य सरकार ने महिलाओं को सरकारी नौकरी में 35% आरक्षण देने की बात की, MP। नौकरी में 35% आरक्षण है, लेकिन जो वन विभाग है वहां पर यह आरक्षण नहीं है। MP में सबसे अधिक वनों की संख्या है, इसके अलावा सबसे अधिक बाघों की संख्या भी MP में है, उसके बाद कर्नाटक है, फिर उत्तराखंड है। नॉर्वे के किस लेखक को साहित्य में नोबेल पुरस्कार, जॉन फासे। किसे जलवायु परिवर्तन के लिए स्पिनोजा पुरस्कार दिया गया है, तो डॉक्टर जोइता गुप्ता, जो कि एम्स्टर्डम में क्या है, पर्यावरण एवं विकास की प्रोफेसर है। इसके अलावा स्पिनोजा पुरस्कार है, इसे डच वैज्ञानिकों का सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है। किस राज्य के याक चुर्पी को GI टैग दिया गया है, अरुणाचल प्रदेश को। 9वां G20 संसदीय अध्यक्षता का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा, नई दिल्ली में। मणिपुरी भाषा में बाल साहित्य पुरस्कार किसको दिया गया है, दिलीप नोंग मैथोम को। किस देश को रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र के रूसी यूरेनियम कहाँ प्राप्त हुआ है, बांग्लादेश को। और बांग्लादेश परमाणु ऊर्जा उत्पादक में दुनिया का क्या है, 33वां देश यह बन जाएगा, 33वां देश। देख लेते हैं आज के MCQs पे क्या क्या इंपॉर्टेंट है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने डैश के लिए मानव रहित उड़ान परीक्षण शुरू करने की योजना बना रहा है। ऑप्शन है चंद्रयान 4 मिशन, गगनयान मिशन, समुद्रयान मिशन एंड आदित्य L1 मिशन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गगनयान मिशन, गगनयान मिशन के लिए कर रहा है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हर 5 में से 2 उभयचर विलुप्त होने के खतरे का सामना कर रहे हैं। पर्यावास का विनाश और क्षरण सभी खतरों में पड़ी उभयचर प्रजातियों में से 93% को प्रभावित करता है। आपको बताना है सही स्टेटमेंट कौन सा है। सही कोड चुने, केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं, 1 और 2। हर 5 में से 2 उभयचर विलुप्त होने के खतरे का सामना कर रहा है। ओके, दोनों स्टेटमेंट सही हैं आपके। कौन सा उत्तर प्रदेश का पहला सौर शहर होगा, मथुरा, आगरा, कानपुर, अयोध्या। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, अयोध्या पहला सौर शहर होगा, अयोध्या, जहाँ पे क्या है, राम मंदिर बन रहा है। 6 अक्टूबर को किस राज्य सरकार ने राज्य में 3 नए जिले मालपुरा, सुजानगढ़ और कुचमन सिटी बनाने की घोषणा की है,
हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान। राजस्थान। तो कितनी हो जाएगी जिलों की संख्या? 53 हो जाएगी, 53 हो जाएगी। 2000 अभी अगस्त में 17 नए जिले बनाए गए थे, इससे पहले 50 था और अब 53 हो जाएंगे। नए भारतीय वायुसेना यानी IAF, इंडियन एयरफोर्स, ध्वज के संबंध में, इसकी जो फ्लैग है उसके संबंध में कौन विचार करें? वायुसेना क्रेस्ट को ध्वज के ऊपरी दाएं कोने में शामिल किया गया है। बिल्कुल सही है। IAF क्रेस्ट के शीर्ष पर राष्ट्रीय प्रतीक अशोक सिंह और उसके नीचे देवनागरी में सत्यमेव जयते जो है यह शब्द है। कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। दोनों जो है आपके सही है, सी एक और दो दोनों सही है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जीएसटी परिषद ने गुड़ पर जीएसटी को कितना लगाया है? 80% से घटाकर कितना कर दिया है? कितना करने का निर्णय लिया है? ए 5%, 12%, 18%, 24%। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5%। 5% करने का निर्णय लिया गया है। चलिए कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अरुणाचल प्रदेश के निम्नलिखित में से किस उत्पाद को हाल ही में जीआई टैग प्राप्त हुआ है? याकचुरपी, खमती चावल, तांगसा, ऊपर के सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऊपर के सभी। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व डाक दिवस 2023 का विषय है? ए टुगेदर फॉर ट्रस्ट, कोलैबोरेटिंग फॉर सेफ एंड कनेक्टेड फ्यूचर, बी पोस्ट फॉर प्लेनेट, पोस्टल सेक्टर फॉर पीपल, सी रोल ऑफ पोस्टल सेक्टर्स इन बिजनेस, डी पोस्ट एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ कंट्रीज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। और विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? 9 अक्टूबर। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय वायुसेना ने 8 अक्टूबर 2023 को अपने डैश वर्षगांठ मनाई है। 91st, 78th, 89th, 56th। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 91st। और भारतीय वायुसेना की स्थापना कब हुई थी? 1932 में इसकी स्थापना हुई थी। 1932 कब? 8 अक्टूबर 1932 को इसकी स्थापना हुई है। और अभी जो है 91st डे मनाया गया है। VK चौधरी ने फ्लैग का अनावरण किया था। VK चौधरी, इनके द्वारा जो है अनावरण किया गया था फ्लैग का। नाउ कम टू द नेक्स्ट, जिसमें अभी पार्टिसिपेट किसने किसने किया था? सुखोई था, फिर राफेल रहा है और MiG-21 को विदाई दे दी गई है, इसको ध्यान रखिएगा। C-295 को इसमें शामिल किया गया है, शामिल। एंड MiG-21 इसकी विदाई की गई है, विदाई। ओके और ऐसे इसमें जो पार्टिसिपेट वगैरह प्रेजेंटेशन जो देते हैं उसमें कौन है? सुखोई था, राफेल था, ये सब इसमें शामिल थे। चलिए नेक्स्ट है, अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का 49वां संस्करण 7 अक्टूबर को डैश में आयोजित किया गया था। जयपुर, देहरादून, लखनऊ, गुरुग्राम। तो कहाँ किया गया था? यह देहरादून वन अनुसंधान केंद्र में आयोजित किया गया था। कौन सा संस्करण? 49वां था। जो भोपाल में किया गया है, लखनऊ में जो किया गया है, यह 47वां रहा है। ओके एंड 48वां वाला जो रहा है यह आपका भोपाल में रहा है, भोपाल MP में। क्लियर? नाउ तो आज की क्लास का रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट इश्यूज थे, न्यूज़ थे, मुद्दे थे, वो सभी समाप्त हुए। वन लाइन फैक्ट्स को हमने देखा एंड MCQs को भी। इससे रिलेवेंट कोई भी डाउट्स हो तो आप लोग मैसेज या कमेंट करके जो भी आप पूछ सकते हैं, इवन कॉल भी कर सकते हैं। और एक चीज़ और कि मेरी फीडबैक भी आप लोग दिया करें कि क्लास में कुछ और परिवर्तन करना है या ठीक है जो भी है, व्हाटएवर फीडबैक जरूर दें आप लोग। ओके तो मिलते हैं फिर टुमारो मॉर्निंग। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू एंड हैव ए नाइस डे।